नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश पीजीटी टीजीटी एग्ज़ाम के लिए इकोनॉमिक्स के सिलेबस को कवर करेंगे। इकोनॉमिक्स के सिलेबस होल सिलेबस इसके पहले हम कवर कर चुके हैं। आप इसके प्रीवियस वीडियो में इसको जा करके देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग यूनिट फर्स्ट सिलेबस का यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं क्या है यूनिट फर्स्ट में। यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स का सिलेबस यूनिट फर्स्ट आपको पहले ही बताया जा चुका है। पूरा सिलेबस 8 यूनिट में डिवाइड है। यूनिट फर्स्ट किसके बारे में है? उच्च आर्थिक सिद्धांत के बारे में है। उच्च आर्थिक सिद्धांत का मतलब क्या है? एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी। एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी में भी हम लोग किस किस टॉपिक को कवर करेंगे? साम्य का विचार, इट मीन्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है और उसका संतुलन किस तरीके से निर्धारित किया जाता है, विभिन्न प्रकार के इक्विलिब्रियम कौन कौन से हैं, जैसे कि पार्शियल इक्विलिब्रियम, जनरल इक्विलिब्रियम, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। मांग का सिद्धांत देखना है, थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में देखना है, मांग के लोच की माप देखना है, किस तरीके से हम मेजरमेंट करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इस टॉपिक को कवर किया जाएगा। साथ ही साथ इसके टाइप जैसे कि आड़ी या प्रतिलोच, खास करके इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। हालांकि इसके अदर टाइप भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट इसमें जो सिलेबस में लिखा हुआ है आड़ी या प्रतिलोच मांग, इसके बारे में देखेंगे। उपभोक्ता का अतिरेक, कंज्यूमर सरप्लस, तटस्थता वक्र तकनीक। तटस्थता वक्र तकनीक का मतलब है आईसी, इंडिफरेंस कर्व के बारे में देखना है हमको, ठीक है। उपभोक्ता साम्य, कंज्यूमर का किस तरीके से इक्विलिब्रियम बनता है, इसके बारे में देखना है। आफ्टर दैट उद्घटित अधिमान सिद्धांत के बारे में देखना है। रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी, किस तरीके से आईसी में सुधार करते हुए रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी आता है, इस पर फोकस करना है। उसके बाद उत्पत्ति के नियम क्या हैं एवं पैमाने के प्रतिफल क्या हैं, ठीक है। रिटर्न टू स्केल क्या है, इसके बारे में देखना है। उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन देखना है, उत्पादन फलन। और उत्पादन फलन के जो मेन दो टाइप हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन, शॉर्ट रन में एंड लॉन्ग रन में। काब डगलस उत्पादन फलन क्या है, खास करके इसके बारे में देखना है। काब डगलस उत्पादन फलन में भी काब डगलस उत्पादन फलन के बारे में देखना है। हम यहाँ पर देखेंगे काब डगलस उत्पादन फलन क्या होता है और उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं पर खास करके फोकस करना है। इसके बाद इसका लास्ट पॉइंट है जनसंख्या संक्रमण एवं जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत। हम इसमें देखेंगे कि किस तरीके से इंडिया का सेंसस भी इसी में कवर कर लिया जाएगा, किस तरीके से जनसंख्या के विभिन्न सिद्धांत दिए गए और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब आइए शुरू करते हैं पहले टॉपिक को, साम्य का विचार। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान देना है कि साम्य का विचार पढ़ने से पहले यहाँ पर एक पॉइंट अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफिनीशन से। डिफिनीशन से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि विभिन्न प्रकार की जो परिभाषाएं हैं अर्थशास्त्र की, उन परिभाषाओं को देने वाले अर्थशास्त्री कौन कौन से हैं और उन्होंने क्या कहा है अपनी परिभाषाओं में। तो पहला पॉइंट जो हम लोगों का अभी इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट होगा, उस इंट्रोडक्शन में हम विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा कवर किए गए, विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको हम। इंट्रोडक्शन के इस टॉपिक में हम लोग यह देखेंगे कि अर्थशास्त्र का क्या मतलब है, उसका क्या अर्थ निकलता है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं, डिफिनीशन विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा किस प्रकार से दिया गया है और उनसे संबंधित प्रमुख तथ्यों को देखेंगे तथा पिछले वर्षों में यूपी पीजीटी तथा अन्य प्रमुख परीक्षाओं में जो अर्थशास्त्र के इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका भी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो देखते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र दो शब्दों अर्थ और शास्त्र से मिलकर के बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धन का शास्त्र, अर्थात धन के बारे में अध्ययन करना। ऐसा पुराने जमाने के अर्थात प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिए गए वक्तव्य हैं। आइए हम इनको समझते हैं। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, आप इसको जानते होंगे, ठीक है। इस टॉपिक को एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ की एक बुक है, बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 में प्रकाशित हुई थी। अर्थशास्त्र के इस बुक में
एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए यह बताया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थात इसमें इन्होंने मुख्यतः धन पर फोकस किया कि अर्थशास्त्र का मुख्य काम धन का अध्ययन करना है। अब इन सबको हम इंक्लूड करते हुए विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को अध्ययन करते हैं। आप ये बताइए कि अगर हम अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान मान लें तो यह एक संकुचित विचारधारा हो जाएगी। कारण क्या है कि धन जो है ये एक अर्थशास्त्र का काम केवल धन का अध्ययन करना नहीं होता है, क्योंकि धन के अलावा भी और कार्य होते हैं अर्थशास्त्र के। धन तो मात्र साधन है, साध्य है मनुष्य की इच्छाएं। साध्य का मतलब लक्ष्य, आपका उद्देश्य, और उस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए आपने धन का प्रयोग किया है। तो धन क्या है? धन मात्र साधन है, और उस साधन से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए आपने उस धन का प्रयोग किया है। तो धन साध्य है और धन साधन है और साध्य है आपके उद्देश्य। तो अर्थशास्त्र की इस परिभाषाओं में हमने एक पॉइंट यहाँ पर कोटेशन मार्क लिया हुआ है किन्स का। किन्स ने यहाँ तक कह दिया है कि विभिन्न परिभाषाओं ने अर्थशास्त्र को इतना संकुचित बना दिया है कि अर्थशास्त्र अपनी परिभाषाओं में उलझ करके अपना गला खुद घोट लिया है। तो चलिए हम देखते हैं इसे वन बाय वन करके किन किन अर्थशास्त्रियों द्वारा परिभाषाएं दी गई हैं। तो परिभाषाओं में पहला कैटेगरी जो है वो प्रतिष्ठित दृष्टिकोण है। एडम स्मिथ के द्वारा दी गई ये परिभाषा बहुत ही संकुचित दृष्टिकोण की है, क्योंकि अन्य अर्थशास्त्रियों ने इसका विरोध किया है, इसके अपोजिट में अपने मत दिए हुए हैं और कहा है कि जो धन है, धन मात्र एक साधन है, साध्य तो मनुष्य की इच्छाएं होती हैं जिनको वह धन से प्राप्त करता है। इसी कड़ी में विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई परिभाषाएं इस प्रकार हैं। इनको हम 4 वर्गों में बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। पहला है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई परिभाषाएं, दूसरा है नियो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई परिभाषाएं, और तीसरा है दुर्लभता संबंधित परिभाषाएं, और चौथा है आवश्यकता विहीनता संबंधित परिभाषाएं। अब वन बाय वन करके हम इसको देखेंगे। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में, जिनको हम क्लासिकल अर्थशास्त्री भी कहते हैं, क्लासिकल अप्रोच भी कहते हैं, मुख्यतः सबसे महत्वपूर्ण जो है पर्सन या अर्थशास्त्री हैं जिनको हम एडम स्मिथ कहते हैं, जो कि अर्थशास्त्र के जनक भी हैं। इनके अलावा माल्थस, रिकार्डो, जे.एस. मिल, जे.बी. से और सीनियर इस अर्थशास्त्रियों की श्रेणी में इंक्लूड किए जाते हैं। इन सभी में एक बात कॉमन है कि इन सभी लोगों ने अर्थशास्त्र को धन के रूप में परिभाषित किया है। दूसरे श्रेणी के जो अर्थशास्त्री हैं, जिन्हें हम न्यू क्लासिकल दृष्टिकोण या न्यू क्लासिकल के अर्थशास्त्री कहते हैं, जिन्होंने प्रतिष्ठित दृष्टिकोण में सुधार करते हुए अपनी परिभाषाओं को व्यक्त किया है या प्रस्तुत किया है, जिनमें मुख्यतः निम्नलिखित नाम आते हैं: मार्शल, पिगू, कैनन, जे.बी. क्लार्क और फिशर। यह सभी अर्थशास्त्री एक बात पर जो फोकस करते हैं वह है कल्याण। यह सभी लोग एक पॉइंट पर फोकस करते हैं और कहते हैं कि अर्थशास्त्र कल्याण संबंधित समस्याओं का अध्ययन करता है, अर्थात इन सब की परिभाषाएं कल्याण से संबंधित है, यानी कि यह धन के साथ साथ मनुष्य की कल्याण पर भी फोकस करते हैं। जैसे कि आप देखें, मार्शल के द्वारा दिया गया परिभाषा क्या है: अर्थशास्त्र धन के विज्ञान के साथ साथ मानव कल्याण का भी शास्त्र है, अर्थात धन के विज्ञान के साथ साथ मानव के स्वभाव या मानव के कल्याण का भी अध्ययन करता है। तीसरे श्रेणी की जो अर्थशास्त्री हैं, जिनमें दुर्लभता संबंधित परिभाषाओं को दिया है, दुर्लभता संबंधित परिभाषाओं से आशय इस बात का है कि अर्थशास्त्र वास्तव में स्केर्सिटी, कमी या चुनाव से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करता है। यह इस पर फोकस करते हैं, क्योंकि साधन जो हैं वो सीमित हैं और हमारी इच्छाएं क्या हैं, वह असीमित हैं। तो साधन सीमित हैं, इच्छाएं असीमित हैं, तो चुनाव की समस्या आएगी। उसी से संबंधित ये परिभाषाएं हैं। इसमें रॉबिन्स, फ्लिप और सैमुअल्सन की दृष्टिकोण प्रमुख है। इसमें रॉबिन्स ने क्या बताया है कि चुनाव और दुर्लभ साधनों के संदर्भ में परिभाषित किया है, अर्थात मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको क्लियर किया कि चुनाव संबंधित परिभाषाएं, यानी कि जब आपके पास साधन कम रहेंगे और आपके इच्छाएं अधिक रहेंगी तो आपको कम साधन में अधिक इच्छाएं पूरी करने के लिए चुनाव करना पड़ेगा। अर्थात
मान लिया जाए आपके पास 10 रुपए हैं, लेकिन आपको 5 रुपए का आलू भी लेना है, 5 रुपए का टमाटर भी लेना है, और आपकी आलू और टमाटर में ही आपके रुपए खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपका मन है बिस्किट भी खाने के लिए, तो एक को त्यागना पड़ेगा, यानी चुनाव करना पड़ेगा, किसका हम चुनाव करके किसका यूज करके हम अपने सेटिस्फेक्शन को ज्यादा करें। चौथे श्रेणी की परिभाषाओं में आवश्यकता विहीनता संबंधित परिभाषाएं आ जाती हैं। आवश्यकता विहीनता संबंधित परिभाषाओं में खास करके जो मेन अर्थशास्त्री हैं वो हैं J.K. मेहता। J.K. का मतलब है जमशेद काई खुसरो मेहता। यह एक इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं जो कि प्रयागराज विश्वविद्यालय के पूर्वभूत प्रोफेसर भी रह चुके हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्हें भारतीय दार्शनिक सन्यासी भी कहा जाता है। इन्होंने कहा है कि मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं और इन इच्छाओं की पूर्ति कर पाना किसी के भी बस की बात नहीं होती। अगर आप एक इच्छा की पूर्ति करेंगे तो फिर एक इच्छा आपका जनरेट हो जाएगा। तो ये क्या कहते हैं, इच्छाओं से मुक्ति पाना ही आर्थिक समस्या है, यानी कि आपकी इच्छाएं मर जाएं, खत्म हो जाएं, इनको सॉल्व करना ही आर्थिक समस्या है। और ये क्या कहते हैं, अधिकतम संतुष्टि इच्छाओं में कमी के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, यानी कि आपको अगर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करना है तो एक लेवल के बाद कहीं ना कहीं आपकी जो इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे कम करनी पड़ेगी, तभी आप सुख सुविधाएं या खुश प्रसन्न रह सकते हैं। अर्थशास्त्र इच्छा विहीनता तक पहुंचने का अध्ययन करता है। ये लास्ट में क्या कहते हैं कि अर्थशास्त्र इच्छा विहीनता का मतलब है वांटलेस का मतलब आपकी इच्छाएं अब धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तो अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है, इच्छा विहीनता तक पहुंचने का अध्ययन करता है। यह कौन कह रहा है, J.K. मेहता कह रहे हैं। तो आपका ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में कि आवश्यकता विहीनता से संबंधित परिभाषाएं किसका है। तो आवश्यकता विहीनता से संबंधित परिभाषा किसका है, J.K. मेहता का है। अब एक पॉइंट यहाँ पर ये आ गया कि यह अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं दी हैं, तो किसकी परिभाषाओं को सर्वश्रेष्ठ माना जाए। इन कंफ्यूजन को देखते हुए किन्स ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से अपना गला घोट लिया है। ये पॉइंट यहाँ पर मैंने लिखा है, अर्थशास्त्र ने परिभाषा से अपना गला घोट लिया है किन्स। ये सेंटेंस किन्स का है। किन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि विभिन्न परिभाषाओं के देने के बाद एक दूसरा अर्थशास्त्री दूसरा परिभाषा दे रहा है, जो कमी निकाल करके तीसरा अर्थशास्त्री तीसरा परिभाषा दे रहा है। तो किन्स इसी कारण से कहते हैं कि अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से अपना गला घोट लिया है। एक सर्वमान्य परिभाषा अगर हम लोग माने तो इस प्रकार हो सकता है, अर्थशास्त्र उस मानवीय व्यवहार का अध्ययन है। किसका अध्ययन है, मानवीय व्यवहार का अध्ययन है, जो एक और साधनों के आवंटन से संबंधित है, यानी कि मनुष्य के उस व्यवहार का अध्ययन करता है जो साधन, जो आपके रिसोर्सेज है उनके डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित हो, तथा दूसरी जिससे आर्थिक कल्याण मैक्सिमम होगा, तथा दूसरी ओर साधनों की स्वयं वृद्धि से संबंधित, जिससे कल्याण में वृद्धि निरंतर चलती रहे। अर्थात साधन तो वृद्धि हो गए हैं, लेकिन यह वृद्धि एक समय के बाद अगर रुक जा रही है तो ऐसा हमको नहीं चाहिए। हमको वृद्धि निरंतर होते रहना चाहिए, ताकि यह डायनेमिक तरीके से इकोनॉमी आपका ग्रोथ करे और कल्याण हो, वेलफेयर हो। इन सबको पढ़ने के बाद जो की पॉइंट में हम लोग देखेंगे वह है बुक। अभी जितने भी लोगों के नाम आपने देखा उसमें से कुछ फेमस बुक है जो अक्सर एग्जाम में पूछते रहते हैं, जैसे कि मार्शल के बुक का नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, 1890 में पब्लिश हुआ था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अगला है रॉबिन्स का बुक, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस, यह 1932 में पब्लिश हुआ था। और डेविड रिकार्डो के बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेशन, ये 1817 में पब्लिश हुआ था। और J.R. हिक्स का बुक है वैल्यू एंड कैपिटल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैल्यू एंड कैपिटल, यह 1936 में पब्लिश हुआ था। तो इसको आप एक बार देख लेंगे, बुक वाला एक अलग लिस्ट बना लेंगे आप, चैप्टर में एक अलग पेज पर सभी बुक का जब लिखवाऊंगा तो उस बुक को एक साइड में नोट करते रहना चाहिए, और ये वाला पॉइंट आप अलग टॉपिक पर नोट करेंगे। ये सीरियल वाइज चलता रहेगा, और ये फैक्ट वाला उसको आप अलग पेज पे नोट करके रखेंगे तो आपको लर्न करने में सुविधा रहेगा। अब हम इससे संबंधित क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे जो पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन हैं,
खास करके अर्थशास्त्र की परिभाषाओं से संबंधित टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे संबंधित टॉपिक हम देख ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है 2004 में के एग्जाम में पूछा गया है, और ये क्या कहता है कि अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर अध्ययन करता है। तो आपको मैंने स्टार्टिंग का ही परिभाषा बताया है, जो कि एडम स्मिथ, जिसको अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं, उनके द्वारा दी गई परिभाषा किससे संबंधित थी? धन से संबंधित थी। वो क्या कहते थे? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो प्रारंभिक तौर पर अध्ययन करता है तो धन का अध्ययन करता है। यह कब पूछा गया था? पीजीटी 2004 में पूछा गया था। अर्थशास्त्र की व्याख्या करते हुए किसने कहा है कि यह जीवन के साधारण व्यापार में मानव जात का अध्ययन है? यह 2004 टीजीटी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? अर्थशास्त्र की व्याख्या करते हुए किसने कहा है कि यह जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का अध्ययन है? तो इस टॉपिक को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। आपको याद होगा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो इस टॉपिक को कवर किया है, क्या कवर किया है? परिभाषाओं से संबंधित टॉपिक को। तो परिभाषाओं से संबंधित टॉपिक में हमने धन के बाद की परिभाषा के बाद जब न्यू क्लासिकल अर्थशास्त्र की परिभाषा देखा तो उसमें मार्शल आए थे। मार्शल ने क्या कहा? अर्थशास्त्र धन तथा मानव कल्याण का अध्ययन है। यानी कि अर्थशास्त्र का दो काम है, धन का भी अध्ययन करना और साथ ही साथ मानव कल्याण का भी अध्ययन करना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? मानव जाति का अध्ययन करता है। तो ये बात किसने कही है? मार्शल ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मार्शल हो जाएगा। टीजीटी 2004 में पूछा है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र साध्यों के मध्य तटस्थ रहता है, यह विचार किसका है? ये यूपी पीजीटी 2005 में पूछा है। ये क्वेश्चन बहुत कठिन क्वेश्चन कोई नहीं है। यहाँ पर क्या कहा है? साध्यों के मध्य तटस्थ रहता है। हमको यहाँ पर एक बात समझना होगा कि साध्य क्या होता है और साधन क्या होते हैं। जैसे कि मान लिया जाए आपके पास 1000 रुपये हैं, तो 1000 रुपये से आप विभिन्न कार्य करेंगे, तो 1000 रुपये आपका साधन हो गया, और जो जो कार्य करेंगे आपका जो लक्ष्य है वो साध्य है। तो लक्ष्य जो है आपका, उस पर अर्थशास्त्र कोई फोकस नहीं करता है। अर्थशास्त्र किस पर फोकस कर रहा है? जो आपके पास साधन है उस साधन को अर्जित करता है, लक्ष्य को अर्जित नहीं करता है। तो लक्ष्यों के मध्य तटस्थ रहता है। ये किसका विचार है? चुनाव वाला। चुनाव वाला का मतलब संबंधित क्या है? दुर्लभता संबंधित परिभाषा। दुर्लभता संबंधित परिभाषा किसने दिया है? रॉबिन्स ने दिया है। तो यह टॉपिक किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र साध्यों के मध्य तटस्थ रहता है, यानी अर्थशास्त्र लक्ष्यों के मध्य तटस्थ रहता है। यह विचार किसका है? रॉबिन्स का है। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। फिर से वही टॉपिक है, यह टीजीटी 2010 में पूछा हुआ है। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। आप याद करिए कि मैं इस टॉपिक को भी बताया, दुर्लभता संबंधित परिभाषा। तो मैंने कहा कि रॉबिन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र का मेन काम जो होता है वह चुनाव करना होता है कि हम x वस्तु लें कि y वस्तु लें, क्योंकि साधन सीमित हैं और उसी सीमित साधन में हमको क्या करना है? चुनाव करके वैकल्पिक वस्तुओं का हमको चुनाव करके यूज करना है, ताकि कल्याण अधिकतम हो सके, सेटिस्फैक्शन अधिकतम हो सके। तो यहाँ पर क्या टॉपिक लिखा हुआ है? अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। ये किसने कहा है बाबू? ये रॉबिन्स ने कहा है। दुर्लभता संबंधित परिभाषा में यह आ जाएगा। अर्थशास्त्र की किस परिभाषा को गणित विज्ञान कहते हुए आलोचना की गई है? यूपी पीजीटी 2013 का, टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र की किस परिभाषा को गणित विज्ञान कहते हुए आलोचना की गई है? आपको याद होगा पहला परिभाषा ही मैंने बताया था, इसको संकुचित विचारधारा की परिभाषा है, क्योंकि केवल और केवल धन के बारे में अध्ययन करता है। एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया परिभाषा, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया परिभाषा। तो धन से संबंधित जो परिभाषा है उसी को गणित विज्ञान कह करके उसकी कटु आलोचना की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धन संबंधित परिभाषा को। इच्छा विहीनता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये टीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। आपको मैंने बताया था वांटलेस, इच्छा विहीनता, ठीक है। तो इच्छा विहीनता जे.के. मेहता के द्वारा दिया गया परिभाषा है, और यह प्रयागराज यूनिवर्सिटी के पूर्वभूत प्रोफेसर रह चुके हैं। इन्हें हम सन्यासी अर्थशास्त्री के नाम से भी जानते हैं। तो यह आंसर क्या हो जाएगा? जे.के. मेहता अर्थशास्त्र का जनक है। सिंपल सा क्वेश्चन आया था यह टीजीटी 2011 में। इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। निम्न में से कौन भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है? इसमें 4 नाम दिए गए थे और पूछा था कौन भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं है, और यह यूपी टीजीटी 2009 का क्वेश्चन है। तो एक पॉइंट हमको यहाँ पर याद रखना है, भौतिक परिभाषा क्या होती है। तो जो भी परिभाषा धन का अध्ययन करेगा वह भौतिक परिभाषा में आएगा। जैसे कि एडम स्मिथ की परिभाषा, ये भौतिक परिभाषा के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि मार्शल का परिभाषा, ये भी भौतिक परिभाषा के अंतर्गत आ जाएगा। पीगू का परिभाषा, ये भी भौतिक परिभाषा के अंतर्गत आ जाएगा। क्यों?
क्योंकि एडम स्मिथ तो डायरेक्ट कहते हैं कि अर्थशास्त्र धन का अध्ययन है, लेकिन उसी को बात को घुमा करके थोड़ा सा मार्शल कहते हैं अर्थशास्त्र धन के साथ साथ मानव कल्याण का अध्ययन है। यही कुछ खास बात तिगु भी करते हैं। तो इन लोगों की परिभाषाएं भौतिक परिभाषाओं के अंतर्गत आ जाती हैं, जबकि रॉबिन्स क्या करते हैं, अर्थशास्त्र चुनाव का अध्ययन है, अर्थशास्त्र दुर्लभता संबंधित परिभाषा है। तो ये जो रॉबिन्स की परिभाषा आ जाएगी वह भौतिक परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। अर्थशास्त्र में अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, अर्थशास्त्र में चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि, ये पीजीटी 2020 का क्वेश्चन है, इस बार जो पूछा था प्रीवियस ईयर जस्ट इसके पहले जो पेपर हुआ था। अर्थशास्त्र में चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि, चयन की समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि वैकल्पिक साधन है। अच्छा आप बताइए, आपके पास यदि वीवो का मोबाइल हो, ओप्पो का मोबाइल हो, रियलमी हो, माइक्रोमैक्स हो, तो यह विभिन्न तरीके के वैकल्पिक साधन हो गए हैं, यानी कि सबका काम केवल कॉल करना ही है, वीडियो देखना ही है और अन्य जो है यूज जो भी मोबाइल का होता है वो करना है। अब इसमें आप कंफ्यूजन हो जाएंगे कि हम ए मोबाइल लें या बी वाला मोबाइल लें या सी वाला मोबाइल लें। तो वैकल्पिक साधन जो उपलब्ध हैं वही चुनाव की समस्या को उत्पन्न करते हैं। तो अर्थशास्त्र में चयन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि साधन वैकल्पिक प्रयोग संभव है, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग संभव है। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधित परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधित परिभाषाएं एक बार फिर से हम इसका आंसर बता दें, यह टीजीटी 2020 में पूछा है, यह परिभाषा रॉबिन्स के द्वारा दिया गया है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। हम लोगों ने पहले टॉपिक में क्या देखा, पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से अर्थशास्त्र की सामान्य परिचय क्या है, परिभाषाएं किस प्रकार से दिया गया और उन परिभाषाओं को कंक्लूड करते हुए प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या देखा, हमने परिभाषाओं के बारे में आज देखा। परिभाषाओं को 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया था। एक हम लोगों ने देखा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री की परिभाषा, जो कि खास करके धन पर फोकस करते हैं। एक हमने क्या देखा, नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री की परिभाषा, जिसे न्यू क्लासिकल कहते हैं, जिसमें मार्शल और पिगू और अन्य अर्थशास्त्री आते हैं। यह धन के साथ साथ मानव कल्याण का भी अध्ययन करना बताते हैं। एक तीसरी कैटेगरी की परिभाषा थी जो दुर्लभता संबंधित परिभाषा थी या चयन की समस्या से संबंधित परिभाषा थी, जिसमें रॉबिन्स आ जाते हैं। और चौथे कैटेगरी की जो परिभाषा थी उसमें इच्छा विहीनता की परिभाषा, उसमें जो है जे.के. मेहता आते हैं। और इन सभी परिभाषाओं के कारण से ही किन्स ने क्या कहा है, अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से अपना गला घोट लिया है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग संतुलन, इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जो कि अगला टॉपिक होगा आपके यूनिट 1 का। थैंक यू।